हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सबको एक नए वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है संविधान, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं एक्सप्लेन करके। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर का इसका लिंक दिया हुआ, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन आंसर को और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर जो इसका अभ्यास का प्रश्न उत्तर है उसका भी लिंक दिया हुआ, दोनों को आप जरूर देखिएगा। और खास कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सो आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है और 90 से 95% तक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से बनने वाला है वो मैंने इस वीडियो के अंदर जो सो कवर करके आपको बताया। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो खास करके ज़्यादा देखिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो हमारा राजनीतिक विज्ञान का है, यानी कि सिविक्स का है। देखिए क्या कहा जाता है, संविधान। संविधान किसे कहा जाता है? जो हम नियम को पालन करते हैं। जैसे भारत में भी संविधान है, जैसे श्रीलंका में भी संविधान है। सब जगह जो सो अलग अलग क्या है, संविधान होते हैं, यानी कि नियम। संविधान का अर्थ होता है नियम। कि जैसे कि इंडिया में, भारत में लोग रहते हैं तो सभी पर एक एक ना नियम है, समझे? तो उसी नियम को हम संविधान कहते हैं। जैसे किसी का कोई व्यक्ति झगड़ा कर देता है या मर्डर कर देता है तो आप वहाँ देखते होंगे कि उस पर अनुच्छेद इतना लगता है, इतना धारा लगता है, तो वो जो सो संविधान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा जाता है, समझिएगा। कहा जाता है, आपने पिछले कक्षा में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ चुका है कि आपने जो पिछले कक्षा में क्लास 7 में जो आपने जो सो क्या पढ़ चुका है, जो इसके संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में आपने जो सो जान चुका है। और आगे फिर कहा जाता है, आपने यह भी जाना है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है और यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलन और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारा जो संविधान जो बना, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है, और जो संविधान है वो उन्होंने ही बनाया है। तो जो ये संविधान बनाया, ये बहुत ही संघर्ष के आंदोलन से, और विश्व का एक सबसे अच्छा संविधान हमारा भारत का है। आगे कहा जाता है, भारत की राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलन ही भारत के राजनीतिक रूपों के बारे में काफ़ी विचार किया था और औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक शस्त्र था। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हमारा देश 1947 के पहले आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा देश में जो अंग्रेजों का कानून था, आपको पता होगा कि 1947 से पहले जो हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। तो उन्होंने जो अपना नियम लगा के रखा था। तो सबसे पहले उन्होंने ही अपना नियम जो यहाँ बनाया था, और उनका नियम जो था, जो उनका संविधान था, वो बहुत ही गलत था, एक तरह से यही बोल सकते हैं। तो उनके नियम को हटाया कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। कब? जब अंग्रेजों से देश आज़ाद हो गया, तब 1947 में। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जाता है, अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं के महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। और जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने सभी जो संविधान को, देखिए एक व्यक्ति जो है संविधान ने बनाया, भीमराव अम्बेडकर जी, इनको एक जो सो आगे बढ़ाया गया, लेकिन इनके संविधान बनाने के पीछे जो सो बहुत ही लोगों का क्या होगा, मेहनत होगा, और बहुत ही लोग इसमें जुड़े होंगे। लेकिन जो संविधान बनाए हैं उनका कहना यही था कि हमारा जो संविधान बनेगा वो पूरा लोकतांत्रिक बनेगा। लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है, समझिएगा कि आपको पूरा तरह से फ्रीडम है। फ्रीडम का अर्थ अब ये हुआ कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अभी के फिलहाल के वर्तमान के प्रधानमंत्री, तो आप अगर वो गलत करते हैं तो उनके बारे में भी आप कुछ बोल सकते हैं। और है उनके बारे में, जितने भी मंत्री हैं उनके बारे में भी आप, जो अगर वो गलत कार्य करते हैं या सही करते हैं, तो आपको पूरा तरह से अधिकार संविधान में मिलता है कि उनके बारे में कुछ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक का अर्थ यही होता है फ्रीडम की, यानी कि किसी के बारे में कुछ आप बोल सकते हैं जब वह गलत करता है। तो फिर आगे कहा जाता है, ताकि सरकार में आम लोग की तो सहभागित्व हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो। और कहा जाता है कि लोकतांत्रिक में क्या होता है कि सभी नागरिक को जो सो समान रूप से देखा जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि कोई अगर
एक तरह से राजा का बेटा हो, लोकतांत्रिक का अर्थ है समझिएगा। अगर राजा का बेटा तो वो भी जो है सो यहाँ क्या, यहाँ जो है सो आके एक जो है सो क्या नॉर्मल बंदा, नॉर्मल इंसान के रूप में ही संविधान में उसे जो सो दिया गया है अधिकार। और जितना उसका अधिकार है उतना जो सो एक नॉर्मल व्यक्ति का भी जो सो अधिकार होता है संविधान में, ठीक है। आगे कहा जाता है इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इन आयामों से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने की उद्देश्य को पूरा किया जाता है। और इस अध्याय में जो सो हम भारत के संविधान के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो सो ये फिगर है, तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है जिन्होंने जो सो क्या किया, संविधान को बनाया, संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है। आगे देखिए कहा जाता है भारतीय संविधान के आयाम, जो भारतीय संविधान है उसमें हमें क्या फ्रीडम, क्या हमें दिया गया है, कुछ अधिकार दिया गया है, इन सब अधिकारों को आगे बताया गया। तो समझिएगा, कहा जाता है पहले संघवाद, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया और संवाद के तात्पर्य है कि देश के एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। देखिए संवाद का अर्थ यही होता है कि देश में जो सो एक से ज़्यादा सरकारें कार्य करती है। जैसे देखिए सबसे पहले समझिएगा राष्ट्रपति है, फिर प्रधानमंत्री है, फिर मुख्यमंत्री होता है, फिर मुख्यमंत्री के अंतर्गत क्या होते हैं कि विधायक होते हैं, फिर सांसद होते हैं। इस प्रकार से फिर सांसद देखा जाए तो फिर सांसद है, और सांसद के बाद जो है सो आप विधायक को आप देखना है, फिर मुखिया है, फिर वार्ड सदस्य होते हैं, नगर पालिका जो आपके शहर में होते हैं, लेकिन गाँव में मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होते हैं। इस प्रकार से तो हमारे अगर संविधान में देखा जाए तो एक ही सरकार हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान में ऐसा है कि एक के ऊपर सब एक है, ठीक है। आगे कहा जाता है हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। सही बात है, हमारे देखा जाए तो केंद्र में भी जो पीएम बनता है वो केंद्र में बनता है, और जो सीएम बनता है यानी कि मुख्यमंत्री जो बनता है वो हमारे राज्य में बनता है, और पीएम पूरे सेंट्रल में केंद्र में बनता है, जो कि केंद्र का सरकार कहलाता है। आगे कहा जाता है पिछले कक्षा में आपने राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया है। और आगे कहा जाता है भारत में सभी स्तरों की सरकार को विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वतः अधिकार है। कहा जाता है कि भारत में जो सो भिन्न भिन्न नियमों पर यानी कि भिन्न मतलब बोल सकते हैं भिन्न भिन्न कार्यों पर जो सो कि स्तरों पर जो सो भिन्न भिन्न मुद्दों पर या भिन्न भिन्न तरह जो उन्होंने नियम बनाना अगर वो चाहते हैं तो केंद्र सरकार है तो वो भी नियम बना सकता है। फिर आगे मुख्यमंत्री जो हमारे होते हैं, राज्य सरकार जो होते हैं, वो भी अपना मन से कुछ नियम बना सकते हैं जो उन्हें सही लगता हो। आगे कहा जाता है लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार की होती है। और अगर कानून बनाने का अगर अधिकार देखा जाए तो सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास ही होता है। और जो केंद्र में बनता है वो पूरे राज्य को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जो राज्य में जो नियम बनता है वो सिर्फ राज्य ही फॉलो करता है, पूरा केंद्र नहीं, ठीक है। जैसे कि झारखंड में कुछ ऐसे नियम है कि जैसे कि यहाँ जो सो गुटखा बंद है, बिहार में दारू बंद है। इस प्रकार से आपने नियम देखा होगा, तो बिहार में ही सिर्फ बंद है दारू, और जो झारखंड है यहाँ जो सो गुटखा बंद है, तो झारखंड में ही है, लेकिन ये पूरा सेंट्रल में नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल में अगर पूरा नियम बना दिया जाता है तो पूरे देश को, पूरे भारत को उस नियम को मानना होता है, ठीक है। आगे कहा जाता है जिन मुद्दों पर कानून बन सकती है उसके लिए संविधान में 3 सूची दी गई है, और संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और जिन जिन मुद्दों पर जो सो नियम बन सकती है उन्हें 3 सूची दी गई है, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। कहा जाता है संघ सूची में सुरक्षा, विस्तृत संचार जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा जाता है, जो राष्ट्र के हमारे यानी कि जैसे कि हमारे देश के ऊपर जो खतरा होते हैं उसके ऊपर की इसमें संघ सूची में रखा जाता है नियम को। आगे कहा जाता है और जिन स्तर पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय जैसे कि भूमि, कृषि, पुलिस आदि होती है, और जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं। कहा जाता है कि जो हमारा केंद्र जो सूची बनाता है वो पुलिस नियम जो बनाता है वो पुलिस पर बना सकता है, भूमि पर बना सकता है। जैसे कि समझिएगा आप, जैसे कि कहीं आपने देखा होगा कि रेलवे को अपना ज़मीन लेना होता है, तो रेलवे क्या है भारत के अंतर्गत है, वो पूरा सेंट्रल के अंतर्गत है, तो वो जो सो झारखंड सरकार को झारखंड के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो
तो झारखंड को जो सो झारखंड सरकार को पूछता नहीं है कि हमें जो सो इतना ज़मीन लेना है, उसको जहाँ मन करता है उतना ज़मीन लेता जाता है, क्योंकि वो पूरा केंद्र का है, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार जो राज्य के अंदर नियम बनाता है वो वही चलता है, और राज्य के अंदर अधिक नियम जो सो किस चीज़ पर बनाया जाता है, स्वच्छता पर, शिक्षा पर, इन सबों पर जो सो बनाया जाता है। और आगे कहता है जिन पर दोनों सरकार कानून बना सकती है, इन विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और आगे कहा जाता है कि जिन विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो नियम बनाती है उसे हम लोग समवर्ती सूची कह देते हैं। आगे कहा जाए जब इन सूची के विषय पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। और अगर जैसे कि समवर्ती सूची बना दिया गया, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर सूची एक नया नियम बना देता है, तो क्या होता है, अगर किसी को जैसे राज्य को अच्छा नहीं लगता है तो केंद्र जो नियम बनाया वो राज्य को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। अगर राज्य को उस नियम से अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो अगर केंद्र भी उसमें सहमति लेकर बनाया तो उसे स्वीकार करना ही होता है। आगे कहा जाता है लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप भी हुआ है तो कभी कानून उस राज्य में मान्य होता है, और भारत के सभी लोगों को इन कानून और नीतियों का पालन करना होता है जो नियम बना दिया जाता है। और आगे कहा जाता है प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधित प्रावधान का उल्लेख भी संविधान में किया गया। और जो नियम बना दिया जाता है उन नियम को सभी व्यक्ति को, यानी कि देश में रहने वाले लोगों को, सभी को जो सो नियम को फॉलो करना होता है, जो नियम बन जाता है, ठीक है। आगे कहा जाता है संसदीय शासन पद्धति, जो हमारा संसदीय शासन पद्धति है वो समझिएगा। कहता है हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है, और संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यापारिक एवं कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं समंजसपूर्वक संबंध होता है, ठीक है। और कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट के निहित होता है। जो कार्यपालिका होती है उसके में एक व्यक्ति के किसी पास जो सो वो पूरा जो अधिकार जो सो नहीं होता है, पूरा मंत्रिमंडल या कैबिनेट में होता है। आगे कहा जाता है कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है, और जो कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री जैसे होते हैं तो उसे जो शक्ति प्राप्त होता है किससे होता है, विधायक से होता है। क्योंकि अगर उसके जैसे कहीं समझिएगा, जैसे हमारे राज्य में वोट होता है, ठीक है, तो वोट होता है तो उसमें क्या सांसद के जरिए जो सो जीता जाता है, नहीं, उसमें विधायक के जरिए। अगर जिसका विधायक का सीट ज़्यादा ले पाता है, ला लेता है वोट के जरिए, वो जीत जाता है। तो जो हमारा आप बोल सकते हैं मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, जो मुख्यमंत्री जो होते हैं, जो राज्य में नियम बनाते हैं, वो जो सो विधायक के ऊपर ही जो सो क्या बोल सकते हैं पूरा तरह से होते हैं, उसी पर जो सो पूरा तरह से वो निहित होते हैं। लेकिन जो केंद्र में बना जाता है वो पूरा सांसद पर होते हैं, ठीक है। और आगे कहा जाता है तब वह विधायिका से प्रति उत्तरदायी होती है, और केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है केंद्र के, अगर पूरा देखा जाए तो। लेकिन आगे कहा लेकिन वास्तविक शक्ति मंडल के हाथ में होता है, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो है सो प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, और प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। सही बात है, जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा या राज्यसभा का जो सो क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ किस प्रकार से लोकतांत्रिक देश में वोट देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कतार में लगे हुए हैं, और यहाँ लिखा हुआ है कि वोट डालने के लिए लोग कतार में खड़े हैं। इस प्रकार से अब अगला हमारा टॉपिक आता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगर पालिका। भारत के संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगर पालिका की व्यवस्था की गई है, और स्वतंत्र नगर पालिका के आस यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंग का हस्तक्षेप नहीं होता है। जो स्वतंत्र नगर पालिका जो होती है उसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और इसी प्रकार किसी निष्पक्ष का मतलब है कि नगर पालिका किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करती है। कौन? जो नगर पालिका होती है। और भारत में नगर पालिका की स्वतंत्रता के लिए
इस संविधान में निम्न निम्न प्रावधान किया गया है। और भारत में जो नगर पालिका है उसके लिए जो सो संविधान में मुख्य मुख्य प्रकार के अनेक अनेक प्रकार के नियम लिखे गए हैं। समझिएगा, कहा जाता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है, उच्चतम न्यायालय उसे ही कहा गया, उसकी जो नियुक्ति है उसका जो सो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो वहाँ के जज बनता है, एक तरह से ये बोल सकता है। और आगे कहा जाता है उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं होता है, और जो उन्हें हटाने का अधिकार जो सो राष्ट्रपति का पास भी नहीं होता है। किसके? आगे सुनिएगा, आगे कहा जाता है उच्चतम का और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल महायोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के हेड बनता है। ठीक है, आगे कहा जाता है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय का होता है। और सरकार का संसद इन विषयों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और न्यायाधीश पदमुक्त होने पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होता है, यानी कि जब वह मतलब उसका नौकरी खत्म हो जाता है तो वह फिर किसी भी सरकारी पद पर वह जो सो नौकरी नहीं कर सकता है, ऐसा कहना है। और आगे कहा जाता है अधीन स्थल जो सो नगर न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, और वह भी वकालत भी नहीं कर सकता है। और हालांकि इन प्रावधान का प्राय उल्लंघन हो रहा है, और पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री और राज्यपाल का विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया जाता है। ठीक है, अब अगला है न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि के देय होता है, और लेकिन संसद इन विषयों पर मतदान नहीं कर सकता, और संसद जो इन विषयों पर मतदान नहीं करता है। और अगला हमारा आता है मौलिक अधिकार। और आपने स्कूलों में देखा होगा कि आपके 7 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, जिनमें से कुछ मौलिक अधिकार अगर आपको याद है तो आप सोचने का प्रयास कीजिए, लेकिन फिर आगे जाके इन मौलिक अधिकार में जो सो दो मौलिक अधिकार जुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी 7 मौलिक अधिकार को समझिएगा। कहा जाता है मौलिक अधिकार क्या है समझिए। कहा जाता है समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्राप्त पदार्थ व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। और संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए, और किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित करता है। और भारत का संविधान जो सो यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है, और मौलिक अधिकार को संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। और लोगों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, इसमें लोगों को अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, और जो 7 या 9 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से मुख्य मौलिक अधिकार हैं, उनमें से आप समझिएगा क्या मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार को संविधान का अंतर आत्मा कहा गया है, क्योंकि उसी में किसी भी व्यक्ति का फ्रीडम छुपा हुआ है, जैसे कि स्वतंत्रता छुपा हुआ है। मौलिक अधिकार का अर्थ वही होता है स्वतंत्रता, आप कुछ करने लायक हैं, किसी के अंदर आप दबे नहीं हैं। आगे कहा जाता है संविधान के भाग में तीन में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 30 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और अगर आपको प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकार का जो सो उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12, 30 और 32, 35 में मौलिक अधिकार का जो सो वर्णन किया गया है। और आगे कहा जाता है मौलिक अधिकार व्यक्तियों के विकास में सहायक होते हैं, और ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुश से बचाता है। जो हमारा मौलिक अधिकार है कि सरकार को जो सो बोल सकते हैं एक तरह से कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकता है मौलिक अधिकार में, क्योंकि अगर वह मौलिक अधिकार में किसी व्यक्ति पर अपने आप में जो सो मनमानी करता है तो उससे क्या होता है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, और इस प्रकार से सरकार नहीं करती है। आगे कहा जाता है प्रारंभ में संविधान के 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जो सो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और उसमें से 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, जिसमें से अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हम लोग को मिलता है। और आगे कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की
न्यायालय की शरण में जा सकता है। और कहने का अर्थ ये बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है संविधान के जरिए, अगर उसमें हमें कुछ मतलब हमें नहीं उसमें क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा लगता है कि हमें उसमें कुछ अच्छा नहीं है या हमारे मौलिक अधिकार पर जो सो हीन हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप जो सो न्यायालय में जा सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार को लेकर। ठीक है। और आगे कहा जाता है, समझिएगा, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान प्रमुख मौलिक अधिकार। पहला हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार क्या होता है? कानून की नज़र से सभी लोगों को समान है कानून की नज़र में। और इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश के कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन? जो हमारा फर्स्ट मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार में। ठीक है। और आगे कहा जाता है, इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? समानता का अधिकार में। ठीक है। और आगे फिर कहा जाता है, किसी व्यक्ति को खेल के मैदान में, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। ये सब हमारा समानता के अधिकार में है। और देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान होते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा समानता का अधिकार जो सो हर व्यक्ति को प्रदान होता है, मिलता है। अब अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भरण शांतिपूर्वक सभा करने एवं संगठन बनाने और देश के किसी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय का कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और प्रेस, मीडिया और जो सो जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे भी अधिकार को इन के अंतर्गत है। कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार में कि हर व्यक्ति जो सो अपने जो समूह बनाकर जो सो वह वोट में लड़ सकता है, वो हो गया। और आगे कहा जाता है, देश में कहीं भी लोग आने जाने में कोई भी उन्हें जो सो परेशानी नहीं होना चाहिए, इसके ये स्वतंत्रता का अधिकार में। और जो सो प्रेस, मीडिया, ये सब स्वतंत्रता का अधिकार का आता है। अब अगला हमारा शोषण का विरुद्ध अधिकार। कहा जाता है, यह अधिकार मानव तस्करी, बेगर एवं जबरन श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना अपराध है। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप समझ चुके होंगे। अब अगला हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर कहा जाता है, सभी नागरिकों को पूरा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म को जो सो मान सकता है, अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब अगला है सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार। और संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। और धार्मिक एवं भाषाई तथा अल्पसंख्यक समुदाय को भी सांस्कृतिक की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। कहने का अर्थ ये बनता है, जैसे झारखंड में अगर देखा जाए तो बहुत तरह की भाषा बोले जाता है। खोरठा हो गया, और यानी कि बंगाली भी कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं उर्दू भी बोला जाता है। तो ये सब जैसे भाषा है, तो ये सब को जो सो और आपके जो संस्कृति हैं, वो सब संस्कृति को लेकर आपको खोना नहीं है। इसके अंतर्गत जो है सो सांस्कृतिक का अधिकार भी दिया गया है। और अगर आप संस्कृति को नहीं खोना चाहते हैं तो क्या किया जाता है कि स्कूल खोला जाता है उस भाषा के आधार पर। ठीक है। तो ये हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिकता के आधार पर आता है। ठीक है। अब अगला हमारा कहा जाता है संविधान उपचार का अधिकार। और आगे कहा जाता है, किसी भी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार पर किसी प्रकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप जो है सो इस बातों को लेकर आप अदालत जा सकते हैं। और अदालत में जाके जो सो वहाँ उस पर जाके केस कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार पर जो सो दोहन किया जा रहा है। अब अगला हमारा मौलिक कर्तव्य। आपका वो था मौलिक अधिकार, अब अगला है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। कहता हमारा संविधान देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों को पालन की भी उम्मीद करता है। और जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हमारे संविधान में जो सो लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, उनसे जो सो कुछ कर्तव्यों का भी पालन करने का उम्मीद रखता है। और जो
कहा जाता है कि जो देश की एकता अखंडता को सुखंड करने के लिए आवश्यक है। और संविधान में वर्जित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार के हैं। और अगर आप कुछ अलग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे देश के अखंडता और एकता पर कुछ प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार से आपको जो सो सज़ा भी मिल सकता है। यानी कि देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं उन पर हमें ध्यान देना है कि उन पर आँच ना आए और हमें अगला कदम उठाना है। नहीं तो अगर हम कुछ करते हैं गलत, तो क्या होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, उन पर जो सो हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। और उन्हें देखकर जो सो हमें सही और गलत कामों का जो सो अंदाज़ा लगाकर कार्य को करना चाहिए, किसी भी काम को, ठीक है। अगला कहा जाता है संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थातों और राष्ट्र ध्वजा और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, ठीक है। जो राष्ट्रगीत जन गण मन है और राष्ट्र ध्वजा है उसका हमें आदर करना चाहिए, ठीक है। जो आपको यहाँ बताया जाता है वो सब, ये सब का जो सो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। आगे कहा जाता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करके वह उच्च आदर्श को अपनाना चाहिए, ठीक है। और भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को अछूत रखना चाहिए, ठीक है। और देश की रक्षा और अवहेलना किए जाने पर राष्ट्र सेवा करनी चाहिए। और भारत के सभी लोगों में समानता और समान ब्रह्म प्रवृत्ति की भावना का निर्माण तथा महिलाओं के सामने को ठेस पहुँचाने लगी और जो सो प्रथाओं को सत्य त्याग देना चाहिए। यानी कि जो ऐसा हमें कुछ नियम होता है कि उससे महिलाओं को और हमारे सांस्कृतिक पर कुछ असर पड़ रहा है, तो उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। और अगला कहा जाता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जैसे रक्षा एवं उनकी संवर्धन करना चाहिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता और ज्ञान अर्जित को सुरक्षा की भावना का विकास करना चाहिए। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि को भी सभी को जो सो इसी में अच्छा से रखना चाहिए। और आगे कहा जाता है क्षेत्र के उत्कृष्ट और बढ़ाने की सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नई ऊंचाई की ओर बढ़े। कहने का अर्थ ये बनता है मौलिक कर्तव्य के अंदर कि सभी व्यक्ति को देश जो सो उम्मीद रखता है कि सभी व्यक्ति जो तो देश के अखंडता एकता और देश के विकास के लिए कार्य करें। और एकता अखंडता पर अगर कार्य नहीं करता, ऐसा कुछ कार्य करता है कि अगर एकता और अखंडता पर आ जाती है तो लोग मतलब उसे जो सो सज़ा भी मिल सकता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि देश के हमारा जो एकता अखंडता है उस पर हमें अधिक से अधिक जो सो क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ठीक है। अब अगला है धर्मनिरपेक्षता को शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। और भारतीय संविधान सभी को अपने धर्म विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देती है। और सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाती है। और धर्म और राज्य में अलग भारत राज रखती है और अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि कहा जाता है कि राज्य में और पूरे देश में अगर आप जिस प्रकार के धर्म मानते हैं, जैसे रिलीजन है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सभी अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और उसे पूरा अधिकार है कि वह उस धर्म को मान सकता है और किसी अन्य धर्म को भी मान सकता है। लेकिन उसके पर कोई ये कानून नहीं लगता है कि आप इस धर्म को ही मानिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। अब आगे कहा जाता है भारत का संविधान भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। और भारतीय राष्ट्र को बड़गोड़ से किसी भी एक धार्मिक समूह के हाथों में ना है और ना ही बागडोर, जो जैसे भारत का जो बागडोर है, यानी कि पूरे जो संविधान का जो बोल सकते हैं वो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में ना है, नहीं तो वह पूरा छूट मनमाना कर सकता है। लेकिन यहाँ जो भारत में यही तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरा तरह से अधिकार नहीं मिला है। आगे कहा जाता है समर्थन देता। और भारत में विद्यालय, कचहरी, थाने और दफ्तर जैसे सरकारी स्थलों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहित देने की कोई अपेक्षा नहीं की जाती है। और संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उसके निष्कर्ष यह है
और संविधान में जो जो बातें बताई गई उसके निष्कर्ष को आप समझिए। कहा जाता है कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता है। ठीक है। अगला है एक ही धर्म के लोग उस धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। और अगला है राज्य किसी नागरिक पर ना तो किसी खास धर्म थोप सकता है और ना ही लोग को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकता है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे संविधान में जो है सो कुछ नियम बने हुए हैं और इस प्रकार से यह अध्याय जो है सो क्या होता है, इस अध्याय का जो पूरा एक्सप्लेन था मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आता है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था और वीडियो को एंड में भी बोलता हूँ कि अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके पूछिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन आंसर का, अभ्यास का, प्रश्न का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देख लिया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।